जापान हमारे बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से था और सच बताऊं तो यहाँ आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि लोग यहाँ के इतने दीवाने क्यों हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरफ आपको 1000 साल पुराने टेम्पल्स देखने को मिलेंगे और दूसरी ही तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा आप किसी फ्यूचर में आ चुके हैं। सो एक बार आप बुलेट ट्रेन के 300 किलोमीटर पर आवर्स की ट्रेन पे बैठे होंगे, नहीं तो कहीं क्योटो के शांत गलियों में घूम रहे होंगे। लेकिन जापान की सबसे इम्प्रेसिव चीज़ ना तो यहाँ का चेरी ब्लॉसम्स है, ना एनिमे और ना ही टेक्नोलॉजी, वो है यहाँ के लोग, उनके डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये सब देखकर हम जेन्युइनली काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको हमारा 2 वीक्स कंप्लीट जापान आइटनरी विद टोटल बजट, वीज़ा प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट हैक्स, फूड, एकोमोडेशन और वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जब आप जापान जाओ तो प्लानिंग में टाइम वेस्ट ना हो और ट्रिप पूरा मज़े में निकल जाए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जापान जाने का बेस्ट टाइम कब होता है, एंड इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप जापान में देखना क्या चाहते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट बोर्ड चेरी ब्लॉसम से भरा हुआ है तो मार्च से मई के बीच जाओ। ये सकुरा सीजन होता है एंड पूरा जापान पिंक कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। टोक्यो, क्योटो, ओसाका हर जगह बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसी लगती है और माउंट फूजी भी यूजुअली स्नो कैप्ड होता है, तो फोटोज एकदम नेक्स्ट लेवल के आते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो जापान का दूसरा सुपरस्टार सीजन है ऑटम सीजन। अक्टूबर के एंड से नवंबर तक पूरी कंट्री के ट्रीज रेड एंड ऑरेंज गोल्डन शेड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने सैचुरेशन फुल कर दिया। और अगर आप जापान में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो फिर जनवरी से मार्च का बेस्ट सीजन होता है। कुछ ऑफबीट सिटीज़ जैसे कि होकाइडो, नगानो, यहाँ सब बहुत ही ब्यूटीफुल विंटर फेस्टिवल्स होते हैं जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब बात करते हैं जापान के वीज़ा प्रोसेस की, जो सरप्राइजिंगली दुनिया के सबसे अफोर्डेबल वीज़ाज में से एक है एंड काफ़ी अंडररेटेड भी है। हम लोग पुणे में रहते हैं एंड हमने अपना एप्लीकेशन BFS ग्लोबल के थ्रू सबमिट किया था एंड उन्होंने ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दिया था हमारे लिए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली चेक कर लिया, अगर कुछ मिसिंग है तो वो हमें बता दिया था एंड उन्होंने एम्बेसी को हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ताकि कोई अननेसेसरी रिजेक्शंस का लफड़ा ना रहे। हम जापान के वीज़ा के लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं पास्ट में एंड इसका लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल दिया है। हमारा वीज़ा अराउंड 1 वीक के अंदर आ गया था एंड काफ़ी फास्ट है ये प्रोसेस। और लकीली हमें 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा मिल गया था जापान का, जो कि हमने अप्लाई भी नहीं किया था, इसलिए हमें पासपोर्ट पे वो डेट्स देख के काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, बट वी वर वेरी हैप्पी क्योंकि इट वॉज गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। अब जापान पहुंचने के बाद 2 चीज़ें सबसे पहले चाहिए होंगी, इंटरनेट और पैसे, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप लॉस्ट हो जाओगे और बिना पैसे के और भी ज़्यादा लॉस्ट हो जाओगे। इंटरनेट के लिए तो हमने क्लुक से eSIM बुक कर ली थी एंड सेटअप का प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। इंस्ट्रक्शंस क्लुक में ही मिल जाते हैं। मेरी एडवाइस यही है कि जापान लैंड करने के 1 दिन पहले आप eSIM एक्टिवेट कर लेना एंड फ्लाइट से उतरते ही गूगल मैप्स, ट्रांसपोर्ट राउट्स एंड ट्रांसलेशन ऐप्स सब कुछ आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। हमने 15 डेज़ के लिए 15 GB का डेटा प्लान लिया था, जिसका कॉस्ट हमें 1800 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा क्लूक से बुक करने पे एंड ये पूरे ट्रिप के लिए काफ़ी होता है, बट ये सिर्फ डेटा ओनली सिम होता है, इसमें कॉल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं पैसों की। जापान की करेंसी है जापानीज़ येन, और एक कॉमन मिस्टेक जो लोग कर लेते हैं वो है कि इंडिया से डायरेक्टली येन लेके चले जाते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया था। हमने इंडिया से US डॉलर लिया था एंड उसको जाके जापान में येन में कन्वर्ट कराया था। एक और टिप, एयरपोर्ट से पूरा कैश एक्सचेंज मत करना। एयरपोर्ट के एक्सचेंज रेट काउंटर्स जनरली ज़्यादा जेनरस नहीं होते हैं, इसलिए हमने सिर्फ थोड़ा सा इमरजेंसी कैश लिया था एंड बाकी सब शिंजुकू के करेंसी एक्सचेंज सेंटर से एक्सचेंज कराया था, जहाँ पे हमें बेस्ट रेट्स मिले थे। और जापान काफ़ी ज़्यादा कार्ड फ्रेंडली भी है एंड उस वक्त हम नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ करते थे, तो हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नियो ग्लोबल कार्ड से ही कर ली थी एंड ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है, इसलिए सूटकेस भर के कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा कैश कैरी करो फॉर स्मॉलर शॉप्स एंड बाकी सब आप कार्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हो ईजीली। अब जापान की ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखकर मुझे ऐसा लगा कि गूगल मैप्स भी थोड़ा सा नर्वस हो गया होगा। इतनी सारी ट्रेन लाइन से इतने ऑपरेटर्स, इतने एग्जिट्स, पहले दिन तो लग रहा था कि अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ने हमारी लाइफ बहुत ईजी कर दी, जो कि है स्वीका कार्ड।
सो अगर आप जापान जा रहे हो तो एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले सुइका कार्ड ले लेना। ये बेसिकली जापान का मेट्रो कार्ड, बस कार्ड, कन्वीनियंस स्टोर पेमेंट कार्ड और इमरजेंसी कार्ड सब कुछ है। हमने लैंड करते ही हनीडा एयरपोर्ट से ये कार्ड ले लिया था एंड इसको कैश में रिचार्ज कर लिया था। और फिर हर स्टेशन पे टिकट मशीन के सामने लाइन पे खड़े होकर माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बस टैप इन एंड टैप आउट। और बेस्ट पार्ट, ये कन्वीनियंस स्टोर्स में स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदने के लिए भी काम आता है। मतलब एक कार्ड और बहुत सारे फायदे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जापान जाने से पहले आपने हर जगह जीआर पास के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट पहले ये काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अभी प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि ट्रैवलर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं रह गया है। अगर आप सिर्फ टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका एंड नारा कवर करने वाले हो तो सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो मत करो। जीआर पास में हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपनी आइटनरी कैलकुलेट करना, फिर डिसाइड करना कि जीआर पास एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। तो हमने हर सिटी के हिसाब से उनकी लोकल ट्रांसपोर्ट पासेस ले ली थी एंड ये हमें ज़्यादा बजट फ्रेंडली पड़ा था। सो टोक्यो में हमने 72 आवर्स का सबवे पास ले लिया था एंड अगर आप टोक्यो में साइट सीइंग करने वाले हैं तो ये पास ऑलमोस्ट कंपलसरी है। इसमें अनलिमिटेड सबवे राइड्स आपको मिल जाता है एंड टोक्यो के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इजीली कवर हो जाते हैं। सो हमने क्लूक से ही ये बुक कर लिया था एंड पूरा पैसा वसूल हो गया। बट क्योटो के पॉपुलर जगह कवर करने के लिए मेट्रो से ज़्यादा बसेस काम आती है एंड सरप्राइजिंगली बसेस इतनी पंचुअल होती हैं कि अगर गूगल मैप्स बोल रहा है कि 10:17 पे आएगी तो 10:17 पे ही आती है। हमने 1 डे का बस एंड सबवे पास लिया था और उसमें पूरा सिटी कंफर्टेबली एक्सप्लोर कर लिया था। फिर ओसाका में हमने मेट्रो डे पास यूज़ किया जो कि सिटी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल था। नारा के डे ट्रिप के लिए किंतेंसु रेल पास लिया था जिससे अनलिमिटेड राइड्स मिल गई और डियर देखने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का टेंशन भी खत्म हो गया। अब मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जापान पहुंचने से पहले आप क्लूक से ये सारे पासेस चेक कर लो एंड सही पासेस चूज़ कर लोगे तो बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगर गलत पास चूज़ करोगे तो जापान की ट्रेन्स बहुत तेज़ी में आपका बजट उड़ा देगी। जापान का खाना तो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। सच कहूँ, किसी भी दूसरे कंट्री में जाके अगर हमने सबसे ज़्यादा फूड इंजॉय किया है तो वो जापान का है। एंड कुछ डिशेस तो ऐसी है कि हम उनको खाने के लिए कल ही जापान की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। और ये बात मैं एक वेजिटेरियन ट्रैवलर होते हुए आपको बता रही हूँ। जापान जाने से पहले मुझे लग रहा था कि 2 हफ्ते सैलेड फ्राइज में सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि रैमन, टेम्प्यूरा, सोबा नूडल्स, तेरियाकी डिशेस, वेज सुशी और इतने सारे अच्छे डेजर्ट्स की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज रेस्टोरेंट्स नहीं थे, सबसे बड़ा सरप्राइज थे जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स। 7-Eleven, फैमिली मार्ट और लॉसन हमारी ट्रिप के रियल MVPs निकले। कभी ब्रेकफास्ट यहाँ से तो कभी स्नैक्स यहाँ से, कभी ट्रेन की जर्नी के लिए फूड यहाँ से। और डेजर्ट्स, उनके डेजर्ट्स इतने अच्छे थे कि हम ऑलमोस्ट रोज़ रात को होटल जाने से पहले कन्वीनियंस स्टोर का मैंडेटरी इंस्पेक्शन तो करते ही थे। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या ट्राई करना चाहिए तो ये है हमारे कुछ फेवरेट फूड रिकमेंडेशंस एंड मस्ट ट्राई डिशेस। सो ये कंप्लीट लिस्ट जो स्क्रीन पर दिख रही है, अगर आप जापान जा रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे जापान की 2 वीक्स आइटनरी के बारे में। सो हमने जापान में टोटल 3 सिटीज़ कवर किए थे। टोक्यो में 7 दिन, क्योटो में 3 दिन और ओसाका में भी 3 दिन। एंड ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम जापान ट्रिप के लिए ये एक कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन है। हमारी फ्लाइट मुंबई से रात को थी और एक लंबे लेओवर के बाद हम अगले दिन हानेडा एयरपोर्ट पहुंच गए। अब एयरपोर्ट से सिटी तक जाने के लिए टैक्सी का फेयर तो 6,000 रुपये लग रहा था। क्योंकि हम बजट ट्रैवलर्स हैं तो हमने डिसाइड किया कि 4 घंटे एयरपोर्ट पे ही सो लेते हैं और फिर जैसे ही मेट्रो स्टार्ट होगी तो मेट्रो से सिटी चले जाएंगे। वैसे हनेडा एयरपोर्ट में वेट करना उतना बुरा नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कन्वीनियंस स्टोर, स्लीपिंग एरियाज एंड बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए है, तो आराम से टाइम पास हो गया। एंड जब 5 बजे मेट्रो चालू हुई तो हमने अपना सुइका कार्ड निकाला, 300 रुपये भरे और सिटी पहुँच गए। तो टोक्यो में हमने स्टे किया था टोक्यो गेस्ट हाउस हाइव में। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी थी एंड मल्टीपल मेट्रो लाइंस के पास होने की वजह से साइट सीइंग बहुत इजी हो गया था। अब फ्रेश होने के बाद हम सीधा निकल गए थे शिंजुकू एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आपको जापान की फर्स्ट इंप्रेशन लेनी है तो शिंजुकू परफेक्ट जगह है। तो शिंजुकू में जायंट 3D कैट बिलबोर्ड्स है जो कि बहुत ही फेमस है। एंड यहाँ का नियॉन लाइट्स,
गेमिंग आर्केड्स, शॉपिंग स्ट्रीट्स, ये सब कुछ देखने में ऐसा एटमॉस्फेयर लगता है कि किसी साइबरपंक मूवी का सेट हो। हम ओमियोटो योक्योचो यहाँ पे भी गए थे एंड ये टाइनी लेन्स और फूड स्टॉल्स के लिए काफ़ी फेमस है। फिर शाम को हम गए टीम लैब बॉर्डरलेस, जो ऑनेस्टली हमारे जापान ट्रिप की हाइलाइट्स में से एक था। यहाँ का हर रूम एक दूसरे में सीमलेसली ब्लेंड होता है, कहीं वॉल्स का एंड नहीं दिखता एंड कहीं कहीं लाइट फ्लो कर रही होती है एंड कभी कभी समझ नहीं आता है कि आप किसी आर्ट गैलरी में हो या फिर एक ड्रीम सीक्वेंस में। एंड अगर आपको यहाँ जाना है तो टिकट पहले से ही क्लुक से बुक कर लेना एंड प्रेफरेबली लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग के बीच में चले जाना ताकि भीड़ थोड़ी कम होगी। एंड बहुत पहले से बुकिंग कर लेना क्योंकि ये बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा पहला दिन खत्म हुआ जेट लैग, एक्साइटमेंट और सेंसरी ओवरलोड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। डे 2 की शुरुआत हमने एक ऐसी जगह से की जो सिर्फ जापान में ही पॉसिबल है। हम गए डॉन रोबोट कैफे। पहली नज़र में ये एक नॉर्मल कैफे जैसे ही लगा था, लेकिन अंदर जाते ही रोबोट्स आपको ग्रीट करते हैं, सर्व करते हैं और आपसे इंटरैक्ट भी करते हैं। लेकिन इस कैफे की सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि ये सिर्फ रोबोट्स नहीं है बल्कि उनके पीछे की एक स्टोरी भी है। इन रोबोट्स को एक्चुअली फिजिकली डिसेबल्ड लोग रिमोटली ऑपरेट करते हैं। मतलब जो लोग हेल्थ कंडीशंस की वजह से नॉर्मल जॉब्स नहीं कर सकते, वो इन रोबोटिक अवतार्स के थ्रू काम करते हैं, कस्टमर से बातें करते हैं और दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। ऑनेस्टली जापान में हमने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ देखी, लेकिन टेक्नोलॉजी को इतने मीनिंगफुल वे में यूज़ करते हुए हमने शायद ही कहीं पे देखा होगा। और अगर यहाँ जाना है तो मॉर्निंग में ओपनिंग टाइम के आसपास ही चले जाना, क्राउड कम होता है एंड एक्सपीरियंस थोड़ा पर्सनल लगता है। सो 11 बजे के आसपास जाना वुड बी द परफेक्ट टाइम। उसके बाद हम यूनो एक्सप्लोर करने के लिए निकले। हमारा प्लान तो था कि यूनो जू में जाके फेमस पांडास देखेंगे, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो पांडा व्यूइंग का टाइम ख़त्म हो चुका था, जो कि सिर्फ 3 बजे तक ही होता है दोपहर में। तो पांडास ने तो हमें देखने से मना कर दिया था, तो हम क्या करते, फिर यूनो के आसपास वाले एरियाज ही एक्सप्लोर करने लगे। अब यूनो सिर्फ पांडास के लिए फेमस नहीं है। हमने काफ़ी टाइम यूनो पार्क में स्पेंड किया, जो टोक्यो के बीच में एक पीसफुल सा एस्केप जैसा लग रहा था। हर तरफ ग्रीनरी से वॉकिंग पाथ्स बने हुए थे एंड बीच बीच में छोटे छोटे श्राइन्स बने हुए थे। और मुझे जापान की ये बात बहुत पसंद आती है कि एक बिजी सिटी के बीच में भी आपको कुछ काम कॉर्नर्स मिल जाते हैं। फिर शाम को हम चले गए यूनो मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो गया। एक तरफ पचिंको पार्लर्स का शोर, दूसरी तरफ गेमिंग आर्केड, लोकल शॉपिंग स्ट्रीट्स, नियॉन साइन, रेस्टोरेंट्स, बार्स, हर जगह कुछ ना कुछ क्वर्की सा हो रहा था। एंड इन सब शोर के बीच में आप कहाँ खो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। डे 3 वो दिन था जब हम ऑफिशियली एनिमे कैरेक्टर्स बनने वाले थे, क्योंकि आज हम जा रहे थे निंजा एंड समुराई म्यूजियम। और अगर आप जापान की वॉरियर हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। ये कोई बोरिंग सा म्यूजियम नहीं है। यहाँ पे हमें समुराई और निंजा हिस्ट्री के बारे में बताया गया, कुछ क्विज एंड गेम्स हुए एंड फिर आया सबसे फन पार्ट, समुराई स्वॉर्ड फाइटिंग एंड निंजा स्टार थ्रोइंग। एंड मुझे तो लग रहा था कि मैं स्वॉर्ड फाइटिंग तो बिल्कुल ही जीतूंगी, एंड रियलिटी ने बहुत ही जल्दी मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया एंड आई डाइड 2 टाइम्स वर्चुअली। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा फन था। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 5000 पर पर्सन के आसपास आपको लग जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये डेफिनेटली वर्थ इट था। अगर आप जाना चाहते हैं तो टिकट इस ऑनलाइन वेबसाइट से पहले से बुक कर लेना एंड सबसे अर्ली मॉर्निंग स्लॉट ले लेना, क्योंकि क्राउड कंपैरेटिवली कम होता है। इसके बाद हम गए मेजी श्राइन, और ये जापान के उन जगहों में से एक है जहाँ एंटर करते ही सिटी का नॉइज सडनली डिसअपियर होने लगता है। एक ह्यूज फॉरेस्ट के बीच बना हुआ बड़ा सा श्राइन, जाइंट टोरी गेट्स एंड इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर कि कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे कि आप टोक्यो जैसे बिजी सिटी में हो। हमने तो वहाँ ट्रेडिशनल जापानीज़ वेडिंग्स भी एक्सपीरियंस की थी एंड ये बहुत ही स्पेशल था। श्राइन के बाद हम सीधा चले गए ताकेशीता स्ट्रीट एंड यहाँ आकर लगा कि टोक्यो ने फिर से पर्सनालिटी चेंज कर ली है। ये पूरी की पूरी स्ट्रीट इतनी कलरफुल थी कि हर जगह शॉप्स, एनिमल कैफेज, बबल टीज, डिजर्ट्स और हर एक दूसरी दुकान इंस्टाग्राम वर्दी शॉट्स के लिए फेमस लग रही थी।
एंड अगर आप स्वीट टूथ हो तो ताकेशिता स्ट्रीट आपका बजट और डाइट दोनों ही खराब कर देगी। फिर शाम को हम चले गए शिबुया क्रॉसिंग देखने। एंड सच बोलती हूँ, फोटोज में जितना इम्प्रेसिव लगता है रियल लाइफ में उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हर सिग्नल पे हज़ारों लोग एक साथ हर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे होते हैं एंड फिर भी किसी को टक्कर नहीं होती है। ये ऑर्गेनाइज्ड केओस का वर्ल्ड चैंपियनशिप लग रहा था। एंड स्टेशन के बाहर आपको हाचिको का स्टैचू भी मिलेगा। ये उस लॉयल डॉग की कहानी है जो अपने ओनर के लिए 10 साल तक वेट करता रहा था। अगर आप शिबुया क्रॉसिंग का बेस्ट व्यू लेना चाहते हो तो रोड पे खड़े मत रहना, किसी नियर बाय कैफे या फिर हायर फ्लोर्स पे जाके देखना, तो ऊपर से देखकर समझ में आएगा कि ये क्रॉसिंग दुनिया भर में इतनी फेमस क्यों है। तो डे 4 पे हम टोक्यो के नियन लाइट्स और स्काई स्केपर्स को थोड़ा ब्रेक दिया और निकल पड़े टोक्यो के कंट्री साइड एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप जापान में सिर्फ सिटीज़ एक्सप्लोर करके वापस आ गए तो ऑनेस्टली जापान का एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइड मिस कर दोगे। आज हमने 2 प्लेसेस कवर किए थे, एनोशिमा और कामाकुरा। सबसे पहले हमने ट्रेन से ओफुना स्टेशन पहुंचे एंड वहां से हमने ली जापान की फेमस मोनोरेल। और ये कोई नॉर्मल मोनोरेल नहीं है, इसमें ट्रेन नीचे लटकती है और ट्रैक यूपर चलती है। तो पहली बार ऐसा देखकर मुझे लगा कि ग्रेविटी के रूल जापान में थोड़े अलग ही चल रहे हैं। ये काफ़ी शॉर्ट जर्नी थी लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक था। फिर एनोशिमा पहुंचते ही एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो गया। ये एक छोटा सा बीच टाउन वाइब्स देती है जहाँ पे सी ब्रीज, रिलैक्स स्ट्रीट्स और अगर वेदर क्लियर हुआ तो माउंट फूजी भी देखने को मिल सकता है। फिर हमने पूरा एनोशिमा आइलैंड वॉकिंग करके ही एक्सप्लोर कर लिया था। सो टूरिस्ट सेंटर से स्टार्ट करना एंड ओशिना इवाया केव्स तक पूरा ट्रेल कवर कर लेना। इसके बीच में आपको 5 घंटे लग जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे ब्यूटीफुल श्राइन्स, ओशन व्यू पॉइंट्स, लोकल फूड स्टॉल्स और हिडन कॉर्नर्स मिलते रहते हैं। और मुझे लगता है कि एनोशिमा का बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा उसकी जर्नी एंजॉय करने वाली फीलिंग आती है। एंड अगर आप एडवेंचर लवर हो तो यहाँ सर्फिंग और काइट सर्फिंग भी काफ़ी पॉपुलर है। अब एनोशिमा एक्सप्लोर करते हुए हम बीच साइड पे वॉक करते करते कामाकुरा स्टेशन पहुँच गए थे। तो ये वही आइकॉनिक स्पॉट है जहाँ बीच के बैकग्राउंड में ट्रेन रोड क्रॉस करती हुई दिखती है। रियल लाइफ में ये व्यू फोटो से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट। एंड उसके बाद आप चाहते हो तो वॉक करके ही सी साइड से कामाकुरा के मेन अट्रैक्शंस तक भी जा सकते हो। हमने ग्रेट बुद्धा और हासाडेरा टेम्पल कवर किया था जो कामाकुरा के मोस्ट फेमस स्पॉट्स हैं। एंड यहाँ के गलियों में ही सिर्फ शांत सा माहौल एंजॉय कर रहे थे। बस ध्यान रहे कि यहाँ का सारा फेमस अट्रैक्शंस 5 बजे के आसपास क्लोज होने लगता है, इसलिए थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना, नहीं तो सब कुछ मिस हो जाएगा। और यहाँ पे आए तो एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना है, वो है माचा। अब डे 5 पे फाइनली आ गया था वो दिन जिसका हम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। एंड सच बताऊँ, जापान ट्रिप प्लान करते वक्त हमने सबसे ज़्यादा टेंशन वीज़ा या बजट के लिए नहीं ली थी। टेंशन इस बात की थी कि माउंट फूजी देखेंगे या नहीं, इसलिए हमने कोई डे ट्रिप एडवांस में बुक नहीं किया था। रोज़ हम माउंट फूजी की विजिबिलिटी ऐसे ट्रैक करते थे जैसे कि स्टॉक मार्केट मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे ही क्लियर वेदर का प्रेडिक्शन मिला, हमने एक ही दिन पहले क्लूक से ये टूर बुक कर लिया एंड ये डिसीजन 100% वर्थ इट था। सुबह सुबह हमें शिंजुकू से पिकअप किया गया एंड पूरा दिन माउंट फूजी का एरिया एक्सप्लोर करने निकले। हमारे टूर में 5 फेमस स्पॉट्स कवर हो रहे थे: लॉसन स्टोर व्यू पॉइंट, ओशी पार्क, ओशिनो हकाई, चिरुटो पगोड़ा एंड हिकावा वॉच शॉप। और हर स्टॉप पोस्ट कार्ड जैसा निकला। एंड हम बहुत ज़्यादा लकी थे कि वेदर कम्प्लीटली क्लियर था उस दिन एंड माउंट फूजी पूरे दिन अपनी फुल ग्लोरी में था। अगर आप जापान आ रहे हो तो माउंट फूजी डे ट्रिप को स्किप बिल्कुल मत करना एंड अगर पॉसिबल होगा तो वेदर देखकर ही बुक करना। फिर शाम तक हम वापस टोक्यो आ गए थे, लेकिन दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि अब बारी थी आकिहाबारा जाने की। तो अगर टोक्यो एक वीडियो गेम है तो आकिहाबारा उसका बोनस लेवल है। यहाँ पहुँचते ही हमें रोड्स पे गो कार्ट्स देखने को मिले जहाँ लोग कार्टून कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर सिटी में घूम रहे थे। फिर शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, एनिमे शॉप्स, गेमिंग आर्केड्स एंड मल्टी मॉल्स के एंडलेस मील्स। फिर डे 6 की शुरुआत हमने टोक्यो के एक ऐसे हिडन जेम से की जो कैट लवर्स के लिए एक पिलग्रिमेज से कम नहीं है।
हम गए गोटोकोजी टेम्पल। तो अगर आपने कभी जापान की ये फेमस लकी कैट देखी है, यानी कि मानिको नेको, जो हाथ हिलाकर गुड लक बुलाती है, तो उसकी ओरिजिनल स्टोरी यहीं से जुड़ी हुई है। अब टेम्पल पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया था, लेकिन जैसे ही हमने ये हज़ारों छोटी बड़ी लकी कैट्स को एक साथ देखा तो ट्रैवल का पूरा एफर्ट्स वर्थ इट लगने लगा। फिर यहाँ से हम गए जिम्बोचो बुक टाउन एंड ये जगह देखकर ऐसा लग रहा था कि हम टाइम ट्रैवल करके 1980s पे पहुँच गए हैं। इस पूरी स्ट्रीट में लगभग 200 से भी ज़्यादा बुक स्टोर्स हैं। यहाँ पे न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स, रेयर, विंटेज, सारे टाइप की बुक्स देखने को मिलती है एंड घंटों आप इधर टाइम पास कर सकते हो। फिर हम गए आसाकुसा, जो टोक्यो का सबसे आइकॉनिक और ट्रेडिशनल एरियाज में से एक है एंड ये बैकपैकर्स के लिए हेवन माना जाता है। तो यहाँ पे हमने विजिट किया फेमस सेंसोजी टेम्पल। ये टोक्यो का सबसे फेमस टेम्पल है और क्राउड भी उसी लेवल का होता है, लेकिन उसकी ग्रैंड आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर देख के समझ आ जाता है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं। अगर आपको सेंसोजी टेम्पल विजिट करना है तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग चले जाना या फिर लेट नाइट को चले जाओ। दिन में क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन रात में टेम्पल ब्यूटीफुली इल्यूमिनेटेड होता है और एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल हो जाता है। टेम्पल के बाहर है नाकामिसे स्ट्रीट, जहाँ सोवेनियर शॉप्स, लोकल स्नैक्स और स्ट्रीट फूड की एंडलेस लाइन लगी रहती है। और एक वार्निंग, यहाँ सिर्फ देखने आए हैं वाला प्लान काम नहीं करता है। टेम्पल वाला एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम गए सुमिदा रिवर की तरफ। यहाँ हमने पूरे ट्रिप के बेस्ट सनसेट व्यूज़ में से एक देखने को मिला था एंड यहाँ एक तरफ पीसफुल रिवर फ्रंट है और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में है टोक्यो स्काई ट्री। पुरानी टोक्यो और मॉडर्न टोक्यो एक ही फ्रेम में। डे 7 पर फाइनली वक्त आ गया था टोक्यो को अलविदा कहने का, और सच कहूँ टोक्यो ने हमें कम्प्लीटली इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन अब हम जा रहे थे जापान के कल्चरल हार्ट क्योटो में। अगर टोक्यो फ्यूचर है तो क्योटो जापान का पास्ट। सुबह सुबह हम टोक्यो स्टेशन पहुंच गए एंड फाइनली हमने एक्सपीरियंस की जापान की लेजेंडरी बुलेट ट्रेन, और ये एक्सपीरियंस आपकी जापान बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। हमने लगभग 450 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में कवर कर लिया था। मतलब इंडिया में इतने कम टाइम में शायद एयरपोर्ट सिक्योरिटी लाइन भी ख़त्म नहीं होती है। इतनी स्पीड के बाद भी ट्रेन इतनी स्मूथ चलती है कि डाउट होता है कि ट्रेन चल भी रही है या नहीं। फिर क्योटो पहुंचकर हमने अपने होटल में चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट करने के बाद सीधा सिटी एक्सप्लोर करने निकले। और पहले ही दिन क्योटो ने हम पे अपना जादू चला दिया था। हम पहुंचे कियोमिज़ो-देरा टेम्पल, लेकिन थोड़ी शाम हो गई थी इसलिए टेम्पल क्लोज हो चुका था। तो नॉर्मली हम यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते क्योंकि इतना ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन फिर हमने वहाँ से इतना ब्यूटीफुल सनसेट देखा कि टेम्पल मिस करने का दुख खत्म हो गया। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए कियोमिज़ो का एरिया वॉज अ रियल अट्रैक्शन एंड नॉट द टेम्पल, क्योंकि उसके आसपास की जो स्ट्रीट्स है जैसे कि निंजेका, सिंकाजा, होंकाजी पगोड़ा, ये सब जो सराउंडिंग्स एरिया है वो सब ऐसा लगता है जैसे कि किसी ओल्ड जापानीज़ मूवी के सेट पे आप खड़े हुए हो। ट्रेडिशनल वुडन हाउसेज, लैंटेन्स, टाइनी कैफ़ेज एंड सोवेनियर शॉप्स से भरा हुआ ये सारा स्ट्रीट्स बहुत ही मैजिकल फील देता है। एंड उसके बाद हम गए जियोन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो कि क्योटो का सबसे फेमस एंड ट्रेडिशनल एरिया है एंड ये गेशा कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। डे 8 ऑफिशियली हमारा टेम्पल मैराथन डे था, और अगर आप क्योटो आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। यहाँ आपका स्टेप काउंट और कैमरा स्टोरेज दोनों ही डेंजरस लेवल तक पहुँचने वाले हैं। सुबह 7 बजे उठकर ही हम कियोमिज़ो-देरा टेम्पल वापस पहुँच गए थे एंड ये डिसीजन बहुत सही रहा था, क्योंकि कल शाम को तो हमने टेम्पल मिस कर दी थी, तो हमने आज वापस ट्राई किया। एंड सुबह के टाइम पे टेम्पल बिल्कुल खाली था एंड बिल्कुल क्राउड भी नहीं थी, सिर्फ पीसफुल एटमॉस्फेयर और क्योटो सिटी के ब्यूटीफुल व्यूज़। क्योटो में तो आपको ये रूल बिल्कुल फॉलो करना ही पड़ेगा कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, 4 बजे उठना पड़े तो भी, क्योंकि अगर एक बार ग्रुप टूर्स आने लग गए तो उसके बाद आपको अट्रैक्शन तो नहीं दिखेगा, फिर हर जगह से क्राउड ही देखने को मिलेगा। फिर कियोमिज़ो के बाद हम गए क्योटो के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन फुशिमी ईरानी ताइशा की तरफ। एंड ये वही प्लेस है जहाँ हज़ारों ब्राइट रेड टोरी गेट्स माउंटेन के अंदर एक एंडलेस टनल क्रिएट करते हैं। एंड एंट्रेंस पे क्राउड बहुत ज़्यादा होती है एंड आप यहाँ पे चाहें भी तो भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए डोंट स्टॉप एट द एंट्रेंस, बस चलते ही रहो। एंड जैसे जैसे आप ट्रेल के अंदर जाते जाओगे, थोड़ा ऊपर पहुँचोगे, वैसे वैसे आपको गेट खाली मिलने लग जाएगी क्योंकि क्राउड कम हो जाती है। और फिर शाम को हम गए थे किनाकुजी टेम्पल।
फोटोज़ में तो ये टेम्पल कुछ खास नहीं था, मुझे थोड़ा सा ओवररेटेड सा ही लगा। बट जैसे ही हम सनसेट पर वहाँ पहुँचे एंड द सनलाइट स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द टेम्पल, तब समझ आया कि ये क्योटो के मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस में से क्यों है। पूरी बिल्डिंग लिटरली ग्लो करने लगी एंड उसका रिफ्लेक्शन जो पॉन्ड में पड़ रहा था वो देखकर एक पेंटिंग जैसे लग रहा था। डे 9 पर हम गए आरिशियामा फॉरेस्ट एंड इंटरनेट पे जो सब लोग दिखाते हैं वो बैम्बू फॉरेस्ट की फ़ोटोज़, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि 1-2 घंटे में हम जाके वो बैम्बू फॉरेस्ट देख के वापस आ जाएंगे। लेकिन रियलिटी में आरिशियामा एक फुल डे डेस्टिनेशन है। तो सुबह 7 बजे ही हम बैम्बू फॉरेस्ट पहुंच गए थे एंड तब हमें पूरा फॉरेस्ट खाली मिला था। न क्राउड्स, न सेल्फी स्टिक्स, न फोटो के बीच की कचकच, सिर्फ बैम्बू ट्रीज की आवाज़ और कंप्लीट पीस। फिर यहाँ से वॉक करते करते हम आरिशियामा स्टेशन पहुँच गए थे, जहाँ से फेमस रोमांटिक ट्रेन चलती है। ये ट्रेन होजुगावा रिवर के साथ माउंटेन्स के बीच से गुजरती है एंड क्योटो की मोस्ट आइकॉनिक ट्रेन राइड्स में से है। लेकिन ऑब्वियसली हमने ये प्लान नहीं किया था, तो स्टेशन पे जाने के बाद सारे टिकट्स उस दिन के सोल्ड आउट हो गए थे। फिर हमने एक्टिवेट किया प्लान बी। हम नॉर्मल JR ट्रेन से कामेओ स्टेशन पहुँचे एंड वहाँ से फिर हमने करी होजुगावा रिवर की बोट राइड, जो कि लगभग 2 घंटे की बोट राइड थी एंड 6000 रुपये पर पर्सन हमें लग गया था। ये व्यूज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल हैं, स्पेशली माउंटेन्स और रिवर वैलीज के बीच से गुजरती है। लेकिन थोड़ा लास्ट मिनट तक वो रिपीटेटिव लगने लग गया था एंड बोर होने लग गया था। इसलिए अगर आपके पास रोमांटिक ट्रेन का ऑप्शन हो तो पहले से ही टिकट बुक कर लेना एंड वो ट्रेन राइड ही करना। फिर शाम तक हम वापस आरिशियामा आ गए कामियो स्टेशन से एंड सनसेट के टाइम किमोनो फॉरेस्ट देखने के लिए गए एंड बाकी पूरा टाइम हमने आरिशियामा रिवर के आसपास सनसेट एंजॉय करते हुए स्पेंड किया। यहाँ पे आप सेल्फ बोटिंग एक्सपीरियंस भी ट्राई कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ पर बोट लगती है, तो पूरे रिवर पे आराम से 1 घंटे बोट राइड करो, सनसेट एंजॉय करो एंड रिलैक्स करो। आरिशियामा आके हमें रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी ट्रिप का बेस्ट पार्ट वो होता है जो आपने प्लान नहीं किया होता है। डे 10 पे क्योटो को अलविदा कहने से पहले हमने कुछ अलग करने का डिसाइड किया। क्योटो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ फेमस टेम्पल्स नहीं हैं। अगर आप वॉक करेंगे इनकी गलियों में तो इतने सारे हिडन श्राइन्स आपको मिल जाएंगे जो ना गूगल मैप्स में है और ना ही किसी ट्रैवल गाइड्स में। फिर दोपहर में हम क्योटो से ओसाका के लिए निकल गए एंड ट्रेन जर्नी लगभग 1 घंटे की थी एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस गूगल मैप्स खोलो, जो फास्टेस्ट और पहली ट्रेन आपको दिखे उसमें बैठ जाओ एंड इसके लिए कोई पास नहीं लेने की ज़रूरत है। जो पेमेंट करना है वो कर दो बिकॉज इट इज़ अ 1 टाइम जर्नी। एंड ओसाका पहुंचकर हमने हॉस्टल में चेक इन किया जो कि डोटोनबोरी के पास था। और एक बात मुझे जापान की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ के हॉस्टल्स जितने बजट फ्रेंडली है, यहाँ पे उतना ही ज़्यादा प्राइवेसी, क्लीनलीनेस और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो ओसाका एक्सप्लोर करने के लिए हमारा पहला स्टॉप था नाम्बा याशिका श्राइन। ये श्राइन अपने जायंट लायन हेड के लिए फेमस है, जो देखने में इतना यूनिक लगता है जैसे कि किसी थीम पार्क में हो। उसके बाद हम गए ओसाका के मोस्ट फेमस एरिया डोटोनबोरी में। सो अगर टोक्यो एनर्जेटिक था तो ओसाका तो उसका अलग ही लाउडर वर्जन निकला। सो हमने डोटोनबोरी कैनाल के पास वॉक किया, शिंसाईबाशी एरिया एक्सप्लोर किया एंड फेमस डॉन क्योटो फेरिस व्हील भी ट्राई की। फेरिस व्हील स्किप कर सकते हो, दीज उतने इम्प्रेसिव नहीं है, बहुत ही स्लो भी है। लेकिन रात का बेस्ट पार्ट अभी बाकी था। हम गए ग्राउंड 1 स्टेडियम। ये बेसिकली गेमर्स एंड स्पोर्ट्स लवर्स का डिज्नीलैंड है। मैं तो पहले जा भी नहीं रही थी, बट सुमित ने मेरे को वहाँ से कॉल करके फोर्स किया आने के लिए। एंड एक टिकट में आप बोलिंग, रोलर स्केटिंग, आर्केड गेम्स, बैडमिंटन, बेसबॉल और पता नहीं करोड़ों गेम्स वहाँ पे खेल सकते हैं। एंड इसका कॉस्ट आपको सिर्फ 3500 के आसपास पड़ता है। तो हमने सोचा कि जाते हैं 1-2 घंटा खेलेंगे, थोड़ा ट्राई करके वापस आ जाएंगे। एंड देखते ही देखते कब रात के 3 बज गए पता ही नहीं चला। एंड जब हम वहाँ से निकले तो वी वर सो टायर्ड कि हमें अगले दिन का तो सारा का सारा आइटनरी कैंसिल ही करना पड़ने वाला था। अब डे 11 पे हमारा अलार्म भी आफ्टरनून तक वेकेशन कर रहा था एंड दोपहर को फिर हम निकले उमेदा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ हमने सबसे पहले उमेदा स्काई बिल्डिंग गए, जो कि ओसाका का मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। एंड इस बिल्डिंग के अंदर इतनी ग्रीनरी थी, ऐसा लग रहा था बिल्डिंग के अंदर एक फॉरेस्ट बसा हुआ हो। फिर उसके ऊपर अगर आप क्लाइंब करेंगे तो ऑब्जर्वेशन डेक एक बना हुआ है एंड उस डेक का टिकट अराउंड आपको 2000 पर पर्सन लगता है। इसलिए हमने जो उसके सेकंड लेवल पे सोवेनियर शॉप है वहाँ से ही व्यूज एंजॉय कर लिए फ्री में। वहाँ से शाम को हम पहुँच गए ओसाका कैसल। तो अगर आप हिस्ट्री लवर नहीं हो तब भी ये पैलेस देखने लायक का है।
हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि टिकट की लाइन काफ़ी लंबी थी एंड जब तक हमारा टर्न आता तब तक कैसल क्लोज होने वाला था। एंड हमने बाहर से ही इस कैसल का इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर एंजॉय किया एंड फिर आया सनसेट। थैंकफुली जापान में हमें काफ़ी दिन अच्छे सनसेट्स एंजॉय करने को मिले थे एंड ये सनसेट की जो गोल्डन लाइट कैसल पे पड़ रही थी ना, तो पूरा स्ट्रक्चर ऑरेंज ग्लो करने लग गया था एंड उन मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था जैसे बस खड़े होकर इस व्यू को एंजॉय ही कर सकते हैं। फिर रात को हम गए शिनसेकाई एंड ये डोटोनबोरी का एक क्वर्की कज़न था। यहाँ पे हर तरफ जाइंट ऑक्टोबस डेकोरेशंस, कलरफुल लैंटेन्स, रेट्रो साइन बोर्ड्स एंड रेस्टोरेंट्स जो अटेंशन लेने के लिए फुल कंपटीशन में लगी हुई थी। पूरा एरिया एक कार्निवल के जैसा फील दे रहा था। अब डे 12 को जापान में हमारा लास्ट फुल डे था, तो हमने सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस को इस दिन के लिए बचा के रखा था, इसलिए आज हम जाने वाले थे नारा। एंड सच कहूँ कि नारा के डियर्स के फोटोज देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कुछ 2-4 ट्रेंड डियर्स का टूरिस्ट गिमिक होने वाला है, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि ये एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। सो ओसाका से नारा जाने के लिए हमने किंतेंसु रेल पास ले ली थी फ्रॉम द क्लू एंड इसी से हमने 1 आवर की ट्रेन जर्नी की एंड नारा पहुँच गए। एंड स्टेशन से निकलते ही डियर्स का दिखना शुरू हो जाता है और नारा डियर पार्क पहुँचते पहुँचते आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ असली ओनर्स डियर हैं एंड ह्यूमंस तो यहाँ पे सिर्फ गेस्ट की तरह आते जाते रहते हैं। एंड सबसे फनी पार्ट उनके डियर क्रैकर्स। ये डियर्स इतने स्मार्ट हैं कि अगर आप हाथ में क्रैकर्स लेके खड़े रहोगे ना, तो वो आपको बाव करते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें क्रैकर दिखाया बट खाने को नहीं दिया तो उनका भी पेशेंस खत्म हो जाता है। मेरे साथ ये हो चुका था, मतलब डियर क्रैकर्स का पैकेट खोलने से पहले ही उन्होंने मुझ पे अटैक कर दिया एंड मुझे पूरा का पूरा क्रैकर्स उनको देना पड़ गया। अब नारा की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के मेजर अट्रैक्शन सारे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, जैसे कि कासुगा ताइशा श्राइन, तोइजी टेम्पल, सब कुछ आसपास ही है एंड ब्यूटीफुल श्राइन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं आप सिर्फ ऑन फुट पर ही। और हर जगह डियर्स इतने कैजुअली घूम रहे होते हैं जैसे ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। सो श्राइन्स और डियर्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये नारा को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। फिर आती है नारा की फेमस मोकी पाउंडिंग शो। और जिन शॉप्स के अंदर ये शो हो रहा होता है ना, उसके बाहर तो इतनी ज़्यादा क्राउडेड होती है कि अगर आप चाहें तो भी ये शो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इस शो को इग्नोर ही करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है। फिर शाम को हम ओसाका वापस लौट गए और हमने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि 12 दिन कहाँ निकल गए थे पता ही नहीं चला। टोक्यो के फ्यूचरिस्टिक स्ट्रीट्स, क्योटो के टाइमलेस टेम्पल्स और ओसाका की क्रेजी एनर्जी और नारा के फ्रेंडली डियर्स के बीच में हर सिटी में हमने जापान का एक अलग ही वर्जन देखा था। और जब हम बैग्स पैक कर रहे थे तब एक ही फीलिंग आ रही थी कि ये ट्रिप तो ज़रूर ख़त्म हो गई है, लेकिन जापान डेफिनेटली उन कंट्रीज़ में से है जहां हम वापस ज़रूर दोबारा आएंगे ही आएंगे, शायद नेक्स्ट ईयर ही आ जाए। और हाँ, जापान में 12 डेज स्पेंड करने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा था कि हमने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने मिस कर दिया था बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें दी है हर सिटी के लिए जो हमने मिस कर दी थी बिकॉज ऑफ टाइम, लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डेज है तो आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका, ये कुछ सिटीज़ है जो कि जापान की बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से काउंट होती है एंड ये भी वर्थ इट है विजिट करना। बट सब कुछ पहले ट्रिप में स्क्वीज इन मत करो, कुछ अगले ट्रिप के लिए भी छोड़ देना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो हर साल बोलते हैं कि इस बार तो जापान जाएंगे ही लेकिन प्लानिंग कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। एंड अगर आपको इस गाइड के बाद भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर पूछ लेना। एंड अगर आप ऑलरेडी जापान जा चुके हो एंड आपके पास कोई और फेवरेट ट्रिप्स है तो यहाँ पे शेयर कर देना ताकि हमारे ऑडियंस के काम आ सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही डिटेल गाइड्स और ट्रैवल टिप्स शेयर करते रहते हैं।